नमस्कार, मैं गजेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल गजेंद्र बस पर। बच्चों, आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जो अभी तक आपने एसएससी के एग्जाम में नहीं पढ़ा है। ये चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो पाएंगे कि एक या दो क्वेश्चन जनरली उनसे छूट जाता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता कि कौन से चैप्टर से आया था, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत ही कम बच्चे पढ़ के जाते हैं। ये जो चैप्टर है आपका, ये 11th क्लास में आता है और 10th तक के ज़्यादा बच्चे होते हैं जो आर्ट स्ट्रीम लेते हैं, इसलिए उस चैप्टर को नहीं पढ़ पाते। तो मैं आज ये बताऊंगा कि इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ेंगे और किस तरीके से सारे सवालों को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है, परमुटेशन को हम कहते हैं क्रमचय। परमुटेशन का अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो ये होता है क्रमचय, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। ठीक है, इस चैप्टर को मैं एक या इसके अलावा भी बनाऊंगा, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पूरा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है और किस तरीके से हम चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैं जनरल परिचय दे देता हूँ। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, मतलब चुनना। अब इसका मतलब ये है कि कुछ आर्टिकल्स आपको दे रखे हैं। मैंने माना कि आपको n आर्टिकल गिवन है, n वस्तुएं गिवन है। उन n वस्तुओं में से r वस्तुओं को आपको सेलेक्ट करना है। तो उसको सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? हाउ मेनी वेज। ठीक है, हम ये सीखेंगे कि कितने तरीके से उसे चुना जा सकता है। क्लियर है बात? फिर हम बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन का मतलब होता है कि सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों, बोथ। मतलब वस्तुओं को सेलेक्ट भी करना है और उन्हें अरेंज भी करना है। अरेंज का मतलब समझते हो कि एक सीक्वेंस में, किसी सीक्वेंस में उन्हें अरेंज करना है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, किस तरीके से सवालों को हम बनाएंगे, और इस क्लास में, आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया है। पहला भाग है आपका काउंटिंग का, और दूसरा भाग है परमुटेशन, एंड तीसरा भाग है कॉम्बिनेशन। देखो, ये तीनों सब टॉपिक बना दिए हैं। करने का मतलब जो करेंगे हम क्वेश्चंस, उसका मतलब एक ही निकलेगा, लेकिन इसको बारीकी से समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया है। तो आज मैं इसका पहला पार्ट काउंटिंग, ये मैं काउंटिंग डिस्कस करूंगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन और परमुटेशन की बेसिकली। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने बताया सिलेक्शन। क्या होता है? चुनना, दी गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं चुनना। ठीक है, इसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या फॉर्मूला हो सकता है, यानी कैसे हम इसको, पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर इसका डिटेल क्लियर कर देता हूं। मान के चलो, लेट करो कि आपके पास कोई 3 वस्तुएं हैं, ए बी सी, 3 डिफरेंट वस्तु हैं। मैं कहता हूं कि 3 बॉल हैं आपके पास, जिनका नाम है ए बी सी। अब आपसे कहता है कि इन 3 वस्तुओं में से, यानी आर्टिकल आपके पास, मैंने कहा n बराबर है 3, 3 वस्तुओं में से आपको कोई 2 वस्तुएं चुननी है, यानी r की वैल्यू मैंने 2 कर दी यहाँ पर। यानी 3 बॉल है आपके पास, इन तीनों में से आपको कोई भी 2 बॉल चुननी है। तो उन कोई भी 2 बॉलों को चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं, यानी कितने तरीके से आप इनको चुन सकते हैं? तो हम पहले ऐसा कर सकते हैं कि ए के साथ हमने बी को चुना, ए के साथ हमने बी को सेलेक्ट किया। तो एक तरीका हो गया हमारा ए बी। ठीक है, यानी एक तरीका हो गया ए और बी। 2 बॉल चाहिए, 3 बॉल में से कोई भी 2 चाहिए। हो सकता है कि हम बी और सी को ले लें, तो दूसरा तरीका हो जाएगा बी सी। हो सकता है कि ए और सी को सेलेक्ट कर लें, तो तीसरा हो गया ए सी। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि कितने तरीके से हम कोई भी 2 बॉल को चुन सकते हैं। तो आपने देखा 1 2 3 तरीके से हम 3 बॉलों में से 2 बॉलों को चुन सकते हैं। अब इसने ये नहीं पूछा कि इसको अरेंज भी करना है। अरेंज की बात नहीं की, सिंपल बात की है कि कितने तरीके से चुना जा सकता है। तो यहाँ पे 3 तरीके हो जाते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमने ए बी और बी सी, सॉरी ये ए बी है तो हम इसे कहते हैं कि बी ए भी हो सकता है। नहीं, इसका मतलब ये है कि ए बी में भी 2 बॉल ए और बी आई, और बी ए में भी 2 बॉल बी और ए आई। यानी चाहे आप पहले ए को उठाओ
बाद में बी को उठाओ, या पहले बी को उठाओ बाद में ए को उठाओ, बॉल कितनी आनी है आपके पास, कोई भी 2 बॉल आनी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज यानी सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, 3 हो गए। इसी बात को अगर हम परमुटेशन के अंदर रखते हैं, परमुटेशन के अंदर इस बात को रखते हैं, तो फिर से यही सवाल बनता है कि 3 बॉल है आपके पास में ए बी सी, कोई भी 3 बॉल है ए बी और सी। अब कहता है कि इन बॉलों में से कोई भी 2 बॉल आपको चुननी है और अरेंज करनी है। यहाँ पे क्या वर्ड आ जाता है, अरेंजमेंट का। तो जब हम कोई भी 2 बॉल इसमें से चुनते हैं तो हम ए बी चुन सकते हैं, बी सी चुन सकते हैं और ए सी चुन सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो बात होगी कॉम्बिनेशन की। अब हम बात कर रहे हैं इसके साथ में अरेंजमेंट भी होना चाहिए। तो अगर मान लो कि आपने ए और बी को चुना, ए और बी को चुना, क्लियर है बात। तो मैंने कहा कि मेरे पास 2 अलग अलग बॉक्स हैं, तो मैंने पहले बॉक्स में तो ए को रख दिया और दूसरे बॉक्स में बी को रख दिया। तो ये सिलेक्शन भी हो गया और ये अरेंजमेंट भी हो गया, यानी ए बी का अरेंजमेंट। इसको मैं अगर ऐसे रखना चाहूँ, पहले बॉक्स में मैंने बी को रखा और दूसरे बॉक्स में ए को रखा, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो गया। अब हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, उनके व्यवस्थीकरण की बात कर रहे हैं। मैंने बी और सी को सेलेक्ट किया, तो एक तरीका है कि पहले बॉक्स में मैंने बी को रख दिया, दूसरे बॉक्स में सी को रख दिया। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि पहले बॉक्स में मैं सी को पुट कर देता हूँ और दूसरे बॉक्स में मैं बी को पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से भी क्या हो गया, 2 तरीके हो गए। ऐसे ही ए और सी को जब सेलेक्ट किया था तो पहले बॉक्स में ए को रखा, दूसरे बॉक्स में सी को रखा। इसको मैं रिवर्स करके ऐसे लिख सकता हूँ कि सी को पहले बॉक्स में रखा और ए को दूसरे बॉक्स में रखा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल कितने तरीकों से 2 बॉलों को अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर 6 तरीके हो जाते हैं। टोटल कितने हो गए, 6 तरीके। तो ये कहलाता है आपका परमुटेशन, और ये 3 तरीके जो आए ये कहलाता है कॉम्बिनेशन। अगर हम इसकी जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं, हमेशा याद रखना कि कॉम्बिनेशन की संख्या कम आती है, परमुटेशन की संख्या ज्यादा आती है। हमेशा आप यही चीज याद रखेंगे जब भी सवाल सॉल्व करेंगे। अगर हम इनके जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये मान लो n वस्तुएं थी और NCR, जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, NCR। इसका मतलब होता है NCR का n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है इसको भी मैं समझाऊंगा किस तरीके से हम फैक्टोरियल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने ये आपको भी बेसिक फॉर्मूला समझाया कि कॉम्बिनेशन करना है तो n वस्तुओं में से r वस्तुओं को केवल चुनना है, अरेंज नहीं करना। तो आप इस फॉर्मूले पे जाएंगे। जब हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, तो यानी परमुटेशन, परमुटेशन को p से रिप्रेजेंट करते हैं। n वस्तुएं तो ये हो जाएगा NPR, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को अरेंज करना है सेलेक्ट करके। तो इसका फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और पूरे चैप्टर में इनका यूज होगा। ठीक है, तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मैंने बता दिया। इसके ऊपर क्वेश्चन जो होंगे और डिटेल होगी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ आज जो मुझे डिस्कस करना है काउंटिंग। काउंटिंग क्या होता है, जनरली इन्हीं का ही तरीका है काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब होता है गिनना, यानी गणना करना, किन्हीं वस्तुओं की गणना करना, गिनती करना। जैसे अब काउंटिंग के 2 फंडामेंटल रूल होते हैं। काउंटिंग के 2 फंडामेंटल रूल होते हैं और वो रूल क्या है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नंबर 1 होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप समझते हैं गुणा करना, गुणा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, गुणा। इसको हम डिपेंडेंट इवेंट भी कहते हैं, यानी यहाँ पर जो भी इवेंट होते हैं, जो भी घटना घटित होती है वो एक घटना दूसरे पर डिपेंड करती है। जब तक पहली घटना घटित नहीं होगी तब तक दूसरी नहीं होगी। यानी कह रहा है वन इवेंट हैपन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अदर इवेंट, यानी जो एक दूसरी घटना है वो उससे पहले वाली घटना पर होने पर निर्भर करेगी। और इसका कीवर्ड है एंड, यानी एंड से, अगर एंड से क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट किया गया है तो आप समझ जाएंगे वहां पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं इसका एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करता हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मान लो कि आपके पास आप A, B और C, ये आप 3 स्टेशन की बात करते हैं और A से C तक आपको पहुंचना है। A से B पे पहुंचने के 3 तरीके हैं, मान लो 2 तरीके, और B से C पे पहुंचने के 3 तरीके हैं। ठीक है, मैंने कहा कि A से, अगर स्टेशन A से B पे जाना है तो आप इन 2 तरीकों से जा सकते हैं, और B से C पे जाना है तो इन 3 तरीके से जा सकते हैं। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो अब ये कहता है कि A से C तक पहुंचने के, A से C तक पहुंचने के कितने तरीके हो सकते हैं, हाउ मैनी टोटल वेज टू रीच C फ्रॉम A से C पे पहुंचने के तरीके। अब देखो यहाँ से, अगर आपने ये पाथ सेलेक्ट किया, अगर आप A से चलना शुरू करते हैं, A से पहुंचे आप B पर,
अब बी पर पहुंच चुके हैं तो इस बी से फिर आप सी तक जाना है तो ए से जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं और ऐसे जा सकते हैं, यानी 3 तरीके हो गए। अगर आप ए से बी पर इस रास्ते से गए तब भी आप यहां से फिर 3 तरीके से जा सकते हैं। क्लियर है बात? तो मतलब यहां पर तो 2 तरीके, ए से बी पहुंचने पर और बी से सी पहुंचने पर कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। अगर आपसे पूछता है टोटल वेज कितने हो गए, टोटल वेज सी तक पहुंचने के टोटल वेज कितने हो गए, तो ये हो जाएगा 2 × 3, यानी 6 तरीके से आप कहां पहुंच सकते हैं? सी पे पहुंच सकते हैं। मतलब ये है कि जो सी पर पहुंचना है तो सी पर आप जब पहुंचेंगे, जब पहले आप बी पर पहुंचेंगे, इसी को कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट, यानी सी पर पहुंचना किस पर डिपेंड कर रहा है? बी पर पहुंचने पर। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट? तो जब भी एंड वाला केस आएगा तो आप उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है इसका, फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है एडिशन का। पहला है आपका मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है एडिशन। मैं कुछ बातें ये लिख के लाया था। देखो, एडिशन का मतलब है कि जोड़ना। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब इसको हम ये भी कहते हैं कि ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, और इसका कीवर्ड है और। जब भी क्वेश्चन में और की बात होगी तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसमें कहता है कि कोई एक घटना दूसरे घटना पर निर्भर नहीं करती, इंडिविजुअल होता है। ठीक है, इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मैंने फिर से ही कहा कि ए और बी, ए और बी क्या है? दो, मान लो कि 2 सड़क है या 2 स्टेशन है, कुछ भी हो सकता है, 2 बस स्टॉप है। आपको ए से बी पे जाना है, ए से बी पे जाना है बाई बस। आप बस सेलेक्ट करते हैं और आप बस से ए से बी पे जाते हैं। ए से बी पर बस से आप 3 तरीके से जा सकते हैं। ये 3 रूट दे रखे हैं बस से जाने के। तीनों रूट क्या है? बस से जाने के, ए से बी तक। और 2 रूट दे रखे हैं आपके ये बाइक से जाने के। मान के चलो कि आप बाइक से 2 रूट दे रखे हैं, ये बाई बाइक। ठीक है, बस से जाने के 2 तरीके और बाइक से जाने के 3 तरीके, सॉरी, बस से जाने के 3 तरीके और बाइक से जाने के 2 तरीके। अब आपसे पूछता है कि आप ए से बी तक कितने तरीके से पहुंच सकते हैं। जब आप बस से जा रहे हैं तो इंडिविजुअली आप 3 तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, अब बाइक से जा रहे हैं तो आप 2 तरीके से जा रहे हैं। तो टोटल कितने तरीके हो गए आपके? ए से बी तक पहुंचना है, कोई भी इवेंट किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सबका अलग अलग तरीका है। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5, यानी नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 5। ए से बी तक पहुंचने के 5 तरीके होंगे। आई होप कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं उसे। मैंने कहा आप ए पर हैं, ए से ये सी और ये बी, मान लो 3 स्टेशन है अलग अलग। अब मैंने ये बात कही कि ए से बी तक पहुंचने के, ए से बी तक पहुंचने के मेरे पास 1, 2 और 3 रास्ते हैं। क्लियर बात? अब मैंने ये कहा कि ए से सी तक पहुंचने के 1, 2, 3 और 4 रास्ते हैं। बहुत अच्छे से समझना, 4 रास्ते, और इधर मैंने कहा 3 रास्ते। ठीक है, तो मैं ये पूछता हूं कि ए को छोड़ने के, ए को छोड़ने के कितने तरीके हो सकते हैं? ए को छोड़ने के कितने तरीके हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर ए से सी पे जा रहे हैं, ए से सी पे जा रहे हैं तो आप 4 तरीके से छोड़ रहे हैं इधर, और इधर जा रहे हैं तो 3 तरीके से। टोटल कितने हो जाएंगे? 3 + 4 यानी 7। तो मतलब ये बनता है कि अगर ए से बी जाना है और आपको नंबर ऑफ वेज m दे रखे हैं, और ए से बी जाना है दूसरे डिफरेंट टाइप के n दे रखे हैं, तो टोटल जो बनेंगे नंबर ऑफ वेज, ये बन जाएंगे आपके m + n। ऐसे इधर अगर हम जनरल की बात करते हैं इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के मान लो m तरीके, यहाँ से यहाँ तक जाने के n तरीके, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे इधर? ये हो जाएंगे आपके m × n। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें। अभी तक मैंने जो डिस्कस किया है वो मैंने काउंटिंग के बारे में डिस्कस किया है कि हम किस तरीके से टोटल वेज को काउंट कर रहे हैं, किन तरीकों को काउंट कर पा रहे हैं। क्लियर है? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आज जो भी सवाल है वो इन्हीं 2 पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल है, और जो आपका यूपीएसआई, एनटीपीसी, रेलवे, डी ग्रुप, इन सब में इसके सवाल आते हैं और बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे सभी सवालों को। मैं शुरू करता हूं। ठीक है, ये सवाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए स्टूडेंट हैज टू सेलेक्ट ए लेटर फ्रॉम वोवेल्स एंड अनदर लेटर फ्रॉम कॉन्सोनेंट, देन हाउ मेनी वेज कैन मेक दिस सिलेक्शन। अब देखो यहाँ पे कहता है कि एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के पास उसे सेलेक्ट करना है वोवेल्स में से एक अक्षर सेलेक्ट करना है कोई, यानी टोटल वोवेल है
वोवल्स में से कोई एक सेलेक्ट करना है और कॉन्सोनेंट में से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो अब 5 हमारे पास वोवल्स होते हैं, 5 होते हैं, 5 में से कोई एक सेलेक्ट करना है। समझना ध्यान से, 5 कोई पर्सन है, उसमें से मान लो एक व्यक्ति कोई निकालना है, यानी आपको क्रिकेट टीम बनानी है, कुछ भी करना है, 5 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति लेना है। तो कितने तरीके से ले सकते हैं आप? 5 में से कोई भी, तो यानी 5 तरीके हो गए। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5 वेज। 5 तरीके से इन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे पास 21 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 21 वेज। अब ये कहता है कि हाउ मेनी वेज कैन दिस सिलेक्शन, इस सिलेक्शन को किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो मैंने बताया ये m हो गया, ये n हो गया। अब इसमें m इंटू n करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5 गुणा में 21, तो ये कितना बन जाएगा? 105। यानी टोटल वेज की बात की जाएगी तो 105 तरीके से ये अक्षर सेलेक्ट किए जा सकते हैं। यानी एक अक्षर हम वोवल्स में से कर रहे हैं और एक कॉन्सोनेंट में से कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, अब ये कहता है ए स्टूडेंट हैज टू सेलेक्ट ए लेटर आइदर फ्रॉम वोवल्स और फ्रॉम कॉन्सोनेंट। अब देखो यहाँ पर और आ गया, कीवर्ड मैंने बताया था, जब भी और आता है तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ वेज को प्लस करना है, एंड आता है तो मल्टीप्लाई करना। बहुत आसान तरीका है। तो फिर से वही है, कहता है कि भाई उसे वोवल्स में से क्या लेना है? कोई एक लेटर लेना है। तो 5 है हमारे पास, 5 में से कोई एक सेलेक्ट करेगा तो 5 भी हो गए। और फिर कहता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है टोटल 21 में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो 20 वेज हो गई। अब कह रहा है कि आइदर का बात है, या तो इसमें से या इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे 26 तरीके से कोई एक लेटर चाहे वोवल में से चाहे कॉन्सोनेंट में से सेलेक्ट करना हो तो हम 26 तरीकों से उसे चुन सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सवाल फटाफट से करते हैं इन सवालों को। तो कहता है कि देखो हाउ मेनी ways can a chairman and vice chairman be selected from a group of 8 members who are equally eligible for the post। सवाल कहता है कि 8 सदस्यों का एक समूह है, टोटल हमारे पास जो पर्सन है वो पर्सन है 8। उस 8 पर्सन में से हमें एक तो चेयरमैन सेलेक्ट करना है और एक वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करना है। एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, बड़े ध्यान से समझेंगे। जब हम चेयरमैन को सेलेक्ट कर रहे हैं, जब हम चेयरमैन को सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी 2 पर्सन हमें सेलेक्ट करने हैं, ये मान के चलो हमें 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। मान लो कि जब हम चेयरमैन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास और कह रहा है कि 8 जो सदस्य हैं, 8 के पास इक्वल एलिजिबिलिटी है, यानी वो बराबर उसके लिए मतलब एलिजिबल है। तो 8 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति चुनना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 8। अब हम वाइस चेयरमैन की बात करते हैं। वाइस चेयरमैन, अब 8 व्यक्ति में से एक व्यक्ति चेयरमैन चुन लिया गया, तो अब बचे कितने? 7। तो वाइस चेयरमैन को चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं? 7। अब ये कह रहा है कि एंड, देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? एंड। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सेलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? तो आप क्या करेंगे? m इंटू n, यानी 8 7 56 तरीकों से हम इन दोनों का सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रहा होगा सभी को अच्छे से। नेक्स्ट ये कहता है कि कितने तरीकों से 7 लड़कों को 4 पुरस्कार दिए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक लड़का सभी पुरस्कार के लिए इक्वल एलिजिबल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पुरस्कार कितने? 4। हमारे पास जो प्राइज है, प्राइज की संख्या कितनी है? 4। हाउ मेनी वेज 4 प्राइजेस कैन बी गिवन अवे टू 7 बॉयज व्हेन ईच बॉय इज एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइज। प्राइज 4 है और पर्सन कितने हमारे पास? 7। पर्सन कितने? 7। ठीक है, पर्सन कितने हो जाते हैं हमारे पास? 7 हो जाते हैं। अब 7 पर्सन है और तो हम प्राइज की बात करते हैं। हमारे पास थे प्राइज 4, हमारे पास है प्राइज 4। ऐसे बना, मान लो ABCD 4 प्राइज है, ABC और D, ये 4 प्राइज है। अब एक प्रत्येक प्राइज यानी हम 7 बॉयज को दे सकते हैं, तो एक प्राइज के 7 कितने तरीके हो जाएंगे? मान लो ए प्राइज है, मान लो समझना इसको, ए प्राइज को हम 7 लोगों को देना चाहते हैं, तो कितने तरीके से दे सकते हैं उसे? 7 तरीके से। क्लियर है? बी प्राइज है हमारे पास, बी प्राइज को हम 7 लोगों को देना चाहते हैं, तो कितने तरीके से दिया जा सकता है? 7 तरीके से। सी प्राइज को भी 7 लोगों में देना तो 7 तरीके, डी को भी 7 में देना तो 7 तरीके। तो आप अब ये देखेंगे कि जो If each question is necessary attempt then find the number of ways answering the test paper। देखो समझो इसको, सेम उसी के तरीके से बना है। ये कहता है कि हमारे पास अब ये देखने का क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन है हमारे पास
15, कितने 15 मान के चलो। इस तरीके से 15 सवाल है और प्रत्येक सवाल की कितनी चॉइस दे रखी है, नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से उसे सॉल्व किया जा सकता है, 4 तरीके से। सवाल में बोलता है कि प्रत्येक सवाल को 4 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो मान लो पहला क्वेश्चन है उसके कि उसे कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 4 तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, इसको भी 4 तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 तरीके से। तो यानी सारे क्वेश्चंस कितने तरीके से किए जा सकते हैं, 4 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना तो क्या कर देंगे आप, सबका गुणा कर देंगे। कितनी बार है, 15 टाइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 की पावर 15 वेज। आपसे पूछता है कि परीक्षा के सभी प्रश्नों को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है, तो 4 की पावर 15 तरीकों से उसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट समझिए। अब देखो सेम क्वेश्चन है इसी के तरीके का। कहता है कि एक टेस्ट पेपर है उसमें 2 सेक्शन है। इन ए टेस्ट पेपर फर्स्ट सेक्शन हैज द 5 क्वेश्चन विद ईच 4 चॉइस। पहला सवाल कहता है एक टेस्ट पेपर में फर्स्ट सेक्शन की बात करता है। फर्स्ट सेक्शन में अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने, क्वेश्चन की संख्या है 5 और प्रत्येक की चॉइस कितनी है, प्रत्येक की चॉइस का मतलब है 4। अब चॉइस क्या बता रहा है, नंबर ऑफ वेज, यानी उन 5 सवालों को करने के प्रत्येक सवाल के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि सभी क्वेश्चन सॉल्व करने पहले सेक्शन से, तो कितने तरीकों से सॉल्व हो जाएगा, प्रत्येक के 4 वेज है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन कितने 5 और 5 सवालों को कितनी बार सॉल्व करना है, 4 बार। तो हम क्या करेंगे, 5 सवालों के लिए ये हो जाएगा 5 बार। तो यहाँ से बन जाएगा 4 की पावर 4 की पावर 5, यानी 4 की पावर 5 तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। फिर कहता है कि इन द सेकंड सेक्शन, उसी पेपर में दूसरा भी सेक्शन है, सेकंड सेक्शन में कहता है कि 4 क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है टोटल 4 और उनके वेज कितने, यानी चॉइस कितनी है हमारे पास, चॉइस है प्रत्येक सवाल को करने की 3। तो हर क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हमारे पास 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक को हम कर रहे हैं 3 तरीके से। तो 3, देखो ध्यान से समझेंगे इसको, सेम उसी तरीके से हर सवाल कितने तरीके से हो रहा है, 3 तरीके से। तो टोटल वेज पहले सवाल के 3 तरीके, दूसरे के 3 तरीके, फिर 3 तरीके, फिर 3 तरीके। तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4 बन जाएगा। क्लियर। अब उसने कहा कि अगर पूरे टेस्ट पेपर को मिला दिया जाए, पूरे टेस्ट पेपर को मिला दिया जाए तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे। तो पहले से कितने आए, 4 की पावर 5 और दूसरे से कितने आए, 3 की पावर 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे, ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अगर हम आगे बात करते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे लगता है कि यूपीएससी में ऐसे सवाल आने चाहिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट। कहता है कि 3 अंकों की, सबसे पहला सवाल है, मैंने यहाँ 3 सवाल लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो हम आंसर नंबर 1 पहले 1 देखते हैं। 3 अंकों की संख्या सबको पता होना चाहिए। 3 अंकों की संख्या का मतलब क्या है, ऐसी संख्या जिसमें 3 डिजिट हो। मान लो कि मैंने ये 3 डिजिट लेके चल लिया, अब ये 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो कहता है कितनी संख्याएं पॉसिबल है। देखो मैं आपको बेसिक चीज बताऊं, अगर आपको इस बात को समझ पा रहे हैं, 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, 100 से, फिर 101 और लास्ट में क्या जाती है, 999। ठीक है, 999। अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान है तो आप यहाँ से ऐसे बता सकते हैं इस सवाल को कि टोटल कितनी हो जाएगी, 900। 100 से लेके 999 तक गिनेंगे तो 3 अंकों की संख्या कितनी मिलेगी, 900। लेकिन हमें इस तरीके से कैसे करेंगे, देखो अब ये कह रहा है 3 अंक की होनी चाहिए। हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं, टोटल अंक होते हैं हमारे पास 10, 0 से लेकर 0, 1, 2 अप टू 9। इन्हीं डिजिट से मिलकर सभी संख्याएं बनती है, चाहे 1 अंक की हो, 2 अंक की, 3 अंक की, कितने भी अंक की हो। तो अब मुझे 3 अंक की संख्या बनानी है। तो आप मुझे बताओ इस जगह पे, ये मान लो पहला ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के प्लेस पे मुझे क्या क्या डिजिट रखना पड़ेगा। अगर मैं 0 को पुट करता हूँ तो 0 यहाँ रखने पर ये तो 2 डिजिट की बन जाएगी, लेकिन कितने चाहिए, 3 डिजिट की चाहिए, 3 अंकों की चाहिए। तो यहाँ पर जो पहली प्लेस है इस पर क्या क्या अंक आना पॉसिबल है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 9 तक आ सकता है। 0 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं। अगर हम 0 रखते हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी, 2 अंकों की बन जाएगी। तो मैंने ये देखा कि जो मेरा पहला स्थान है इस पर कितने तरीके से हम अंक रख सकते हैं, 9 तरीके से, 9 वेज। ठीक है, दूसरे को देखते हैं। अब यहाँ तो 0 आ सकता है और 0 से लेकर 10 तक, तो कितने तरीके हो जाएंगे, 0 से लेकर 9 तक कितने तरीके हो जाएंगे, टोटल 10 तरीके। फिर इसकी बात करते हैं तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 10 तरीके। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल वेज कितने बन गए इसके,
तो पहला था 9, फिर दूसरा दहाई पे आएगा 10 और इस पे आ जाएंगे 10 में। तो टोटल कितने हो गए 90 वे कह लो या 900 वेज कह लो या फिर 900 नंबर कह लो, क्योंकि हमसे पूछा उसने 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो टोटल 900 संख्याएं 3 अंकों की बनाई जा सकती हैं सभी डिजिट से। क्लियर है भाई? अब इसका सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर एग्जिस्ट, और नेक्स्ट है हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर एग्जिस्ट। ठीक है, एक नई स्लाइड लिख देते हैं इसके लिए, फिर इसे समझाते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले सवाल ये था इसमें कि हमने कहा कि 3 अंकों की 3 डिजिट नंबर कितने बनने हैं हमारे पास में, तो 3 डिजिट हमने बना लिए 900। अब कहता है कि 3 डिजिट की संख्या हो हमारे पास, टोटल संख्या 3 डिजिट की हो, और वो क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए, इवन नंबर्स होनी चाहिए। ध्यान से समझेंगे इस बात को। इवन नंबर का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मैंने ये 3 ब्लॉक ले लिया, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, तो इवन नंबर कब कहला जाएगा, जब इकाई अंक क्या होगा, इवन डिजिट होगा। यानी इवन 0 होता है, 2 होता है, 4, 6 और 8। आप इस बात को याद रखेंगे कि 0 किस में आता है, इवन इंटीजर के अंदर आता है। तो टोटल इवन इंटीजर्स यानी इवन डिजिट कितने होंगे हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर इकाई अंक पर कितने तरीके से रखा जा सकता है डिजिट को, 5 तरीके से रखा जा सकता है, क्योंकि 5 डिजिट है हमारे पास में। अगर हम इसकी बात करते हैं इस वाली प्लेस की, तो इस वाली प्लेस पे आप क्या क्या रख सकते हैं, 3 डिजिट की संख्या बनानी है तो क्या 0 रख सकते हैं, इस पर नहीं रख सकते, 0 से लेकर आप 9 तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने तरीके से डिजिट पुट कर सकते हैं, 9 तरीके से। क्लियर है? इस वाले स्थान पर कितने तरीके से पुट किया जा सकता है, अब यहाँ पर 0 रखा जा सकता है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 तरीका हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो निकालेंगे 9 × 10 × 5, 9 × 5 = 45, यानी 450 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या हो जाएंगी, इवन बन जाएंगे और 3 अंकों की। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसी में रहता है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में कहा है उसने कि फिर से हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए, फिर से 3 अंकों की संख्या चाहिए, लेकिन ये ऑड होनी चाहिए। सभी संख्या क्या होनी चाहिए, ऑड। तो आपको पता है कि इकाई अंक से ही हम पता कर लेंगे ऑड है या इवन है। इकाई अंक पर अगर ऑड डिजिट आ जाती है 1, 3, 5, 7 और 9, तो ये संख्या सभी क्या बन जाएगी, ऑड बन जाएगी। तो अब बताओ यहाँ पे कितना सिलेक्शन है, 5 संख्याओं में से 5 डिजिट रखी जा सकती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5। अब इसकी बात कर रहे हैं तो 0 नहीं आएगा, टोटल डिजिट हमारे पास 10 है, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन हम 0 को नहीं पुट करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में, टोटल 9 बचेंगे। और यहाँ पर कितने बचने चाहिए, यहाँ पर 0 भी आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक, तो कितने हो जाएंगे, 10। फिर से इसे हम गुणा करेंगे 9, 10 और 5 का, तो ये कितना बन जाएगा, 450। यानी 450 हमारे पास 3 अंकों की ऑड नंबर हो गए और 485 क्या हो गए, इवन नंबर। अगर आप इनको प्लस करते हैं तो प्लस करके टोटल संख्या 3 अंकों की कितनी बन जाएगी, जो होगी 900 संख्या। क्लियर है? सवाल अच्छे से समझ में आया होगा सबको। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो संख्याओं पर आधारित है। अब क्या होगा, इन सवालों में डिजिट का रिपीटेशन अलाउड भी होता है और नहीं भी होता है। ठीक है, तो एक सवाल लेते हैं, कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 2, 4, 2, 5, 6 and 8 if the repetition of digit is allowed and the repetition is not allowed। क्लियर है बात? देखो इस सवाल को ध्यान से समझेंगे। अब जो हमें डिजिट बनानी है, नंबर बनाने हैं, वो नंबर जो रहेंगे वो सभी 3 अंकों की संख्या रहेंगी, 3 डिजिट नंबर रहेंगे, लेकिन उसमें हमें सभी डिजिट का यूज नहीं करना है। हमें केवल और केवल ये डिजिट यूज करनी है जो गिवन है, 4, 2, 5, 6 और 8। कितने डिजिट है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 डिजिट दे रखे हैं। इनका यूज करके हमें क्या बनाना है, 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो सबसे पहला पॉइंट समझो आप, कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए हमारे पास, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। डिजिट कितने यूज करने हैं, 5 यूज करने हैं। लेकिन ये कहता है कि इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, यानी रिपीटेशन का मतलब है जैसे कह रहा है कि 3 अंकों की बने और हम एक अंक को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। 555, मैंने कहा 222, तो ये सब क्या है, 3 अंकों की संख्या, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन आ रहा है। तो अब ये जो पहला स्थान, ये जो स्थान है इसका सैकड़े वाला, यहाँ पर हम कितने तरीके से डिजिट को पुट कर सकते हैं। हमारे पास 5 डिजिट है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। सेकंड में भी हम क्या रख सकते हैं, यहाँ भी 5 तरीके रख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तीसरे वाले इस ब्लॉक में भी हम क्या रख सकते हैं, 5 तरीके से रख सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 की पावर 3 यानी 125। 125 नंबर हम ऐसे बना सकते हैं, कि जिनमें इन 5 अंकों का यूज हो रहा है और
डिजिट भी रिपीट हो रही है। क्लियर है ना। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि हमें अब जो डिजिट है उसको रिपीट नहीं करना है, मतलब ये 555 नहीं काउंट करना है, 222 नहीं काउंट करना है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि क्या आएंगे, अब कम आएंगे, 3 डिजिट के नंबर चाहिए हमें और डिजिट हमारे पास यही है। तो आप देखेंगे इस सवाल को करने के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मैंने फिर से ये बॉक्स बनाया और मुझे 3 डिजिट लेनी है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जब मैं डिजिट का सिलेक्शन करूंगा तो यहाँ पर तो मैं इन पांचों में से किसी को भी रख सकता हूँ, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5। क्लियर है बात, कितने हो जाएंगे, 5। नंबर ऑफ वेज 5 हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन जब दूसरे स्थान की बात करेंगे तो अब कह रहा है कि रिपीट नहीं करना है, यानी यहाँ पे कोई भी एक डिजिट 5 में से इनमें से फिक्स हो गया, तो यहाँ पर कितनी बची, 4 डिजिट। ऐसे ही अब यहाँ पर कितनी बचेंगी, ये 2 डिजिट फिक्स हो चुकी है इन 5 में से, तो कितनी बचेंगी, 3। तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी, 5 गुणा में 4 गुणा में 3। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, बन जाएगा ये 20 और 3 60, यानी 60 नंबर ऐसे होंगे जिनमें डिजिट रिपीट नहीं होगी और इन 5 डिजिट से मिलकर 3 अंकों की संख्या बनेगी। दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है। मैंने कहा रिपीटेशन अलाउड है तो हर जगह पे हम 5-5 डिजिट को पुट कर सकते हैं, इसलिए 125 संख्या बनेगी। और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है डिजिट का तो पहले स्थान पर तो हम 5 रख सकते हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर क्या है, जैसे अभी मैंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का बताया था, 8% थे, 1 रख दिया तो बचे 7। अब ऐसे यहाँ पे 5 डिजिट है तो पहले में तो 5 आ जाएगा तरीके, लेकिन वहां पे 1 रख चुका है तो 4 तरीके, फिर क्या है 3 तरीके, तो इसलिए टोटल संख्या कितनी बन जाएगी, 60 बन जाएगी। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट सवाल कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ द डिजिट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 4 अंकों की संख्या बनानी है। फिर से वही है कि रिपीटेशन भी अलाउड है और नहीं भी अलाउड है। तो पहला केस लेते हैं जिसमें रिपीटेशन डिजिट का अलाउड है। हमारे पास जो संख्या बनानी है हमें वो बनानी है 4 डिजिट की, 1 2 3 और 4 डिजिट। अब ये कहता है कि इसमें देखो 0 भी आ रहा है। टोटल अगर हम डिजिट काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 डिजिट है। इनका यूज करके हमें 4 अंकों की एक संख्या बनानी है। तो आप मुझे बताएंगे कि इधर इस वाले पहले प्लेस पे हम कितने तरीके से डिजिट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसमें से, गिवन डिजिट में से, इनमें से, और हमें क्या चाहिए, 4 अंकों की चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि 0 को रखना यहाँ पे पॉसिबल है, 0 को नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे 0 रखेंगे हम यहाँ पे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, लेकिन हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जब भी 0 आ जाता है तो डिजिट पर डिपेंड कर रही है, तो स्टार्टिंग में हम 0 नहीं रख सकते। तो टोटल हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे यहाँ रखने के, 4 तरीके। 5 अंक है लेकिन उसमें से हम 4 ही तरीके से पुट कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 0 रखा जा सकता है, 0 से लेके ये सारी डिजिट रखी जा सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5। ऐसे इसकी बात करेंगे तो यहाँ भी कुछ भी रख सकते हैं 5 में से 5, इसका भी 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे ये बन जाएंगे आपके 4 गुणा में 125, यानी टोटल 500। 500 संख्याएं ऐसे, सॉरी वेज नहीं है, नंबर है, 500 संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन 5 डिजिट का यूज करके, जिसमें रिपीटेशन अलाउड है। क्लियर है बात। सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं करना है और सारी संख्या हमारी 4 डिजिट की होनी चाहिए। फिर से वही 4 बॉक्स बनाएंगे आप। अब यहाँ पर तो 4 ही आना है, क्लियर है बात, यहाँ पे क्या आना है 4, क्योंकि 0 नहीं लगे। अब 0 नहीं लिया, इसकी बात करते हैं तो इसके पास डिजिट रखने के लिए तो जो भी डिजिट गिवन है, क्या क्या गिवन है, 0 5 8 6 9, यानी ये सारी डिजिट रख सकते हैं। तो कितनी डिजिट हो रही है, 5, या 5 आना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर जो रख गई है उसको रिपीट नहीं करना है। तो कितनी बची, फिर से 5 है, लेकिन एक हमने पुट कर दिया, तो यहाँ कितनी रखेंगे हम, 4 रखेंगे 5 में से। फिर से समझ लो इस बात को, मैंने कहा कि यहाँ पे 5 रखा जा सकता है, तो 5 आना चाहिए, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए एक डिजिट यहाँ पे रख चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आएंगे, 4 आएंगे। क्लियर है बात। इधर कितनी आएंगी, रख सकते हैं 5 और, लेकिन 2 पहले से फिक्स हो चुकी है, तो कितनी आएंगी, 3। यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, रख सकते हैं 5 और, लेकिन ये 3 नंबर फिक्स हो चुके हैं, तो यहाँ कितने बचे, 5 में से 3 घटा देंगे, 2। ठीक है। अब टोटल संख्या काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा में 3 गुणा में 2, यानी 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 छक्के 96, यानी 96 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट रिपीटेशन और नॉट रिपीटेशन इसको भी समझना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसा सवाल होता है उसमें ये वाक्य बोलता नहीं है, हमें खुद ही अनुमान लगाना होता है कि रिपीट होगी या नहीं होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम देखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो ये भी एक अच्छा सवाल है। इसमें लिखा है
कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड हुज यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 0 एंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। बहुत अच्छे से समझेंगे इस सवाल को। कहता है कि 3 अंकों की संख्या, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 3 अंकों की संख्या बनानी है हमें, 3 अंकों की संख्या बनानी है, और उसमें कहता है कि जो यूनिट डिजिट है उसका इकाई अंक, ये इकाई अंक है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब एग्जांपल से समझो, मैंने कहा 320, 3 अंकों की संख्या है, इकाई अंक क्या आ रहा है, 0। मैंने कहा भाई 120, 3 अंकों की संख्या, इकाई अंक कितना आ रहा है, 0। मैंने कोई भी संख्या लिखी, मैंने कहा 540, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हर कंडीशन में 0 आना चाहिए इकाई अंक पे। तो अब मुझे बताओ इकाई अंक पे 0 लाना है, तो हमारे पास डिजिट कितनी होती है, 0 से लेके 9 तक, यानी 10 डिजिट होती है। लेकिन 10 डिजिट में से हम कितना रख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 0 रख सकते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी इसकी, 1, यानी हम केवल 1 डिजिट रख सकते हैं यहाँ पे। तो वेज कितने हो गए, डिजिट को रखने के एक तरीका हो गया। अब इसकी बात करते हैं, हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए। अब यहाँ पर डिजिट क्या हो सकती है, 3 अंकों की चाहिए, तो हम 0 नहीं रख सकते, लेकिन 1 से लेकर 9 तक सभी अंकों को रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। इसके बेस कितने हो जाएंगे, 9 अंक को पुट करने के। इसकी बात करते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं है। तो जब हम यहाँ पर 9 को पुट कर चुके हैं और यहाँ पे बीच में रखने के हमारे पास डिजिट कितने बचे हुए हैं, 1 से लेकर 9 तक हम कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं, यानी 10 डिजिट है। लेकिन 10 डिजिट में से ये डिजिट हमारी फिक्स हो चुकी है, तो वापस कितनी बची हमारी, 10 में से 1 फिक्स हो चुकी है, तो क्या बची, 9। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे आपके, 9 × 9 × 1, यानी ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 डिजिट ये फिक्स हो चुकी है, तो यहाँ पे 8 बचेंगे। ये भी देखो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 1 इधर फिक्स हो गया, 0 इधर फिक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 8। इसको 8 कर लेंगे हम, तो 8 में 72 संख्या ऐसी संभव है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल करते हैं। कहता है हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 4, 2, 6, 8 विदाउट द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। रिपीटेशन का क्या नहीं, डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 4 अंक दे रखे हैं, इन 4 अंकों से आपको क्या बनानी है, कितनी संख्या बन सकती है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें ये नहीं कहा कि 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि टोटल संख्याएं हम इन अंकों से कितनी बना सकते हैं। तो चाहे वो 1 अंक की हो, चाहे 2 की हो, 3 की हो या 4 की हो। 4 से ज्यादा तो नहीं बनेगा, क्योंकि 4 ही अंक, 5 अंक की तो बना नहीं सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्लियर है बात, तो समझ पा रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन 4 डिजिट का यूज करना है, और 4 डिजिट में से जो 1 अंक की संख्या बनेगी, यानी हम कहेंगे कि 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, 1 अंक की संख्या कितनी पॉसिबल है, 4, 2, 6, 8, यानी ये अंक भी है और संख्या भी है, तो कितनी है, टोटल 4। 1 अंकों की संख्या कितनी होगी, 4, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि 2 डिजिट नंबर, हमें क्या बनाना है, कितनी संख्याएं ऐसी हैं कि जो 2 अंक वाली बनाई जा सकती हैं। मतलब इसमें से जैसे हमने 42, 4 और 2 से बना लिया 42, 24, है ना, 68, ये सभी क्या है, 2 अंक की। तो ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो आप देखेंगे हमारे पास 2 अंक की संख्या बनानी, तो हम 2 ब्लॉक लेंगे। डिजिट कितनी है, टोटल 4। तो यहाँ पर हम 4 में से क्या कर सकते हैं, 4 को यूज कर सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए। फिर बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसके पास कितने डिजिट बचे हैं, 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12, यानी यहाँ से 12 संख्याएं हमारी 2 अंकों की बनाई जा सकती हैं। क्लियर है बात। फिर हम आगे चलते हैं और 3 अंकों की संख्याओं की बात करते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इससे, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 3 बॉक्स बनाएंगे, और हमारे पास डिजिट कितनी है, 4। इन 4 का यूज करके 3 अंक की संख्या बनानी है। तो इस स्थान पर कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 की पॉसिबिलिटी है, 4 में से 4 रखा जा सकता है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसके पास कितनी है, 3 की, इसके पास कितनी बचेगी, 2 की। इनका हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 12, 12 × 2 24, यानी 24 संख्या ऐसी है कि जो 3 अंकों की बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं 4 डिजिट। कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें 4 अंकों की संख्या बना सकते हैं। 4 डिजिट का मतलब है आपको 4 बॉक्स लेने, 4 बॉक्सों में पहले में कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 4 होगी, नेक्स्ट 3, 2, 1, इन सब का गुणा करेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 24। अब आपसे पूछा कि टोटल ऐसी कितनी संख्या है, क्या पूछा है, ऐसी टोटल कितनी संख्या है जो इन 4 अंकों से बनाई जा रही है। तो आप इधर ध्यान से समझेंगे टोटल संख्या कितनी बनेगी, आंसर कितना बनेगा। जब हमने बात की सिंगल डिजिट की, सिंगल डिजिट की संख्या कितनी आई, 4, तो 4 हो गया, प्लस 2 अंकों की संख्या कितनी आई, 12, प्लस
3 अंकों की संख्या कितनी आई 24 प्लस 4 अंकों की संख्या कितनी आई 24। हमसे पूछा टोटल संख्या कितनी है, अंकों के बारे में कुछ नहीं बोला, तो टोटल संख्या इतनी बनाई जा सकती है 24 24 48 12 60 और 4 64, यानी टोटल 64 संख्याएं इन अंकों का यूज करके बनाई जा सकती हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बहुत सही सवाल है, थोड़ा सा सोचना था किस तरीके से हमें क्या करना है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। नेक्स्ट जो भी वीडियोस लाऊंगा मैं, बहुत अच्छे सवाल होंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले बेस्ड होंगे। यहाँ पर मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ और सिंपल मैं काउंटिंग आपको सिखा रहा हूँ। काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यही सारी बातें चल रही है। देखो ये सवाल कहता है, इस सवाल को आप देखेंगे काफी खतरनाक क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है। कह रहा है हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। कह रहा है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 100 अंकों की, आप सोचो इसमें रिपीटिशन अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे पास टोटल डिजिट कितनी है 10, 0 से लेकर 9 तक, तो हम मैक्सिमम विदाउट रिपीटिशन कितने बना सकते हैं 10 डिजिट की संख्या बना सकते हैं। लेकिन यह तो 100 डिजिट की बात कर रहा है, 100 डिजिट की बात कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि अगर आपको 100 अंकों की संख्या बनानी है तो आपको रिपीट करना पड़ेगा डिजिट को या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, 100 अंकों की संख्या बनेगी तो। ठीक है, 100 टाइम्स जाना है, 100 अंकों की संख्या बनानी है। तो ये जो पहला स्थान है, इस पहले स्थान पर कितने डिजिट को रखा जा सकता है? देखो डिजिट तो हमारे पास हमेशा वही रहेंगे 0 1 से लेके 9 तक, यानी 10 डिजिट होते हैं। तो अब 10 डिजिट में से मैं इसके इस वाले स्थान पर क्या 0 को रख सकता हूं? अगर मैंने 0 रखा तो एक अंक कम हो जाएगा, 99 बचेंगे, इसलिए मैं 0 को नहीं रख सकता। तो यहां पर कितने अंक रख सकता हूं मैं? 9 अंक रख सकता हूं। तो इसके कितने तरीके हो गए? 9 तरीके हो गए। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, कितने तरीके हो गए? 9। ठीक है, दूसरे स्थान की बात करता हूं। यहां पर तो मैं 0 भी रख सकता हूं और 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकता हूं, तो कितना हो गया? 10 हो गया, 10 तरीके से। ऐसे ही आप बाकी के सारे ये जो सब आ गए सभी में आप चेक करेंगे तो आप क्या क्या रख पाएंगे? 10 डिजिट हर जगह रख पाएंगे। तो ये 10 जो डिजिट है वो कितनी बार रख रहे हैं आप? 99, क्योंकि एक बार तो आपने 100 अंकों की संख्या चाहिए, तो इधर आपने सबसे इधर एंड में क्या रख दिया? 0 नहीं रख सकते, इसलिए 9। ठीक है, इनटू हर जगह पे आप क्या, आपकी कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है? 10 10 आ रही है। तो 10 गुणा में 10 गुणा में 10 कितनी बार चलेगा ये? ऐसे 99 टाइम्स चलेगा। कितनी बार? 99। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा तो वो 9 × 10 की पावर 99 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 100 डिजिट की संख्या इस तरीके से बनाई जा सकती है। समझ में आ गया सवाल? क्लियर? बढ़ते हैं आगे। फिर ये देखो, ये सवाल है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इन विच ऑल डिजिट्स आर ऑड। हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है और कहता है कि उसमें सभी अंक क्या होने चाहिए? विषम होने चाहिए। सभी क्या होने चाहिए? विषम होने चाहिए। सॉल्यूशन देखेंगे इधर 3 अंकों की संख्या, यानी फिर से 3 बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3। अब इसने बोला है कि ऑल डिजिट, जितने भी डिजिट हम यूज कर रहे हैं, जितने भी अंक यूज कर रहे हैं, वो सब क्या होने चाहिए? वो सारे के सारे ऑड होने चाहिए। तो ऑड डिजिट क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 7 और 9। इसके अलावा तो कोई ऑड डिजिट नहीं होता। तो टोटल कितने ऑड डिजिट हो गए हमारे पास? 5 डिजिट है यहाँ पर पुट करने के। 3 अंकों की संख्या बननी चाहिए। अब देखो इसमें रिपीटिशन और नॉट रिपीटिशन की कोई बात नहीं की है, तो आप ये मान के चलेंगे इसमें रिपीटिशन अलाउड है आपका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम? 5 अंकों में से कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके तरीके कितने हो गए? 5 हो गए। इस जगह पे 5 में से 5 रख सकते हैं, इस जगह भी 5 में से 5 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल संख्या बनेगी, ये कितनी ये संख्या हो जाएंगी इसकी? 125। यानी हम तीनों का इनका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 125 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की कि जिसमें हम सारे ऑड अंकों को यूज कर रहे हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट सवाल। अब कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इन विच द ऑल डिजिट्स आर इवन। फिर से सेम क्वेश्चन है यही। कहता है कि अब आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 4 ब्लॉक लेने और सारे अंक क्या होने चाहिए? ऑल अंक इवन होने चाहिए, इवन डिजिट होने चाहिए। तो इवन डिजिट हमारे पास 0 2
4, 6 और 8, टोटल डिजिट कितनी होगी, ये भी 5 होगी। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या बनानी है। इस जगह पर क्या आप 0 को रख पाएंगे, बिल्कुल नहीं रख पाएंगे, तो बची कितनी 4 संख्या, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इधर क्या 5, 5 और 5। ठीक है, इन चारों जगह, तीनों जगह पे हम क्या रख देंगे, 5, 5, 5 रख देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 125 यानी 500। 500 ऐसी संख्या बनाई जा सकती है जिनमें केवल और केवल किसका यूज हो रहा है, केवल और केवल इवन डिजिट का यूज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला सवाल ये देखो, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपका। हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म। फिर से ध्यान रखेंगे कि हमसे कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, और 4 अंकों की सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए, वो इवन होनी चाहिए। 1 2 3 4, 4 बॉक्स होंगे। हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड, यानी इवन नंबर होना चाहिए। यहां से क्लियर हो गया, तो इकाई अंक पे क्या आना चाहिए, यहाँ पर इवन डिजिट आनी चाहिए, इवन डिजिट आनी चाहिए, जब तो इवन संख्या बनेगी। मैंने कहा कि भाई मेरे पास 3, 2, 4 और 2, ये संख्या 2 है, इवन है, तभी तो मैं कहता हूँ कि पूरी संख्या क्या है, इवन है, यानी सम संख्या है। तो इवन डिजिट कौन सी वाली, जो यहाँ पर गिवन है, जो गिवन है उसमें से ही सिलेक्शन करना है। तो कौन सी डिजिट ली जाएगी, यहाँ पर हम यूज करेंगे 0 का यूज करेंगे, इधर 2 का यूज करेंगे, और 2 के बाद 4 का यूज कर सकते हैं, और 4 के बाद 8 का यूज कर सकते हैं। तो यानी टोटल डिजिट कितनी होगी हमारे पास, 4 होगी। तो यहाँ पर 4 तरीके से हम डिजिट को यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात। फिर यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे क्या रखा, देखो पहला सवाल कह रहा है इफ द रिपीटेशन इज अलाउड, यानी रिपीटेशन अलाउड है, तो टोटल डिजिट कितनी हो रही है हमारे पास में, यहाँ से काउंट करेंगे हम, 0 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, यानी 7 टोटल डिजिट है। तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि 4 अंकों की बनानी है, 0 नहीं आ सकता, तो 6 आएंगी। ठीक है, यहाँ पर 0 आ सकता है तो 7, और यहाँ पे भी 7। तो टोटल कितनी संख्या बन जाएंगी, 6 गुणा 7 गुणा में 7 गुणा में 4। इसका आप गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6 चौके 24, और ये बन जाएगा 7 सत्ते 49। इसका आप गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 9 चौक 36 के 6, 3 हासिल का, और ये बनेगा आपका 9 दूनी 18, और 4 चौक 16, 18 और सही कर रहे हैं ना, 4 चौक 16 और 9 दूनी 18, 18 और 16 34 और 3 37, 37 का मतलब 7 आ जाएगा, 3 हासिल पे चला जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी टोटल संख्या 1176 ऐसी बनाई जा सकती हैं जिसमें डिजिट रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, फिर दूसरा सवाल कहता है कि इसमें डिजिट को रिपीट नहीं करना है, डिजिट को रिपीट नहीं करना है, और ये सभी संख्या भी क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। इवन होनी चाहिए, तो फिर से यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, इवन डिजिट की 4, यानी 4 तरीके से डिजिट रखी जा सकती है। और यहाँ पर क्या है, 0 तो नहीं आ सकता है, 0 के बाद कितने बचने हैं, 6 संख्या, तो यहाँ पे 6 आ सकता है। अब हम बात करेंगे रिपीटेशन अलाउड नहीं है हमारा, तो इस बॉक्स में कितना आना चाहिए, हमारे पास टोटल 7 आना चाहिए। टोटल क्या आना चाहिए, 7। 7 में से 1 को यूज कर लिया है, 7 में से 1 को यूज कर लिया तो 6, इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये भी तो यहाँ पे आ सकता है वापस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब 2 यूज हो गए 7 में से, तो यहाँ आएगा 5। इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6 गुणा 6 गुणा में 5 गुणा में 4, तो 6 6 36, 5 चौके 20, यानी 720। टोटल संख्या कितनी बन जाएगी, 720। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपने आज की क्लास में ये ऑब्जर्व किया कि हमने किस तरीके से सिर्फ काउंटिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन किए हैं, जिसमें एंड और कीवर्ड को हम यूज कर रहे थे। ठीक है, एंड कब करना है और कब करना है। इसी तरीके से मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा इस टॉपिक की, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली, उसमें आपको सारे बेसिक तरीके, क्या क्या फॉर्मूले किस तरीके से यूज होता है, क्या क्या सवाल आते हैं, वो सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जो बच्चे मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और आप इसके रिगार्डिंग ज़रूर कमेंट करेंगे, क्या आपको समझ में आया, अच्छा लगा जो मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की है। मेरी मेहनत यही थी कि मैं अच्छे से अच्छे आपको सारा एक्सप्लेन कर सकूं और आप एग्जाम में परफॉर्म कर सकें। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे मुझे जैसा भी है कि आपको अच्छा लगा वीडियो, नहीं लगा। ठीक है, उसी हिसाब से जो भी आप कमेंट करेंगे उसी हिसाब से हमें मोटिवेशन मिलता है, अगली वीडियो बनाने का हमारे पास क्या आता है, हिम्मत आती है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं इस क्लास को, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।
और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करूं, सारी चीजें आपको उस वीडियो में मैं कराऊं। तो इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। ठीक है भाई, थैंक यू।